प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि जब भी कोई क्राइम होता है तो वो हमारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक कॉग्निजल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजल ऑफेंस जो दर्ज होता है वो 155 सीआरपीसी में दर्ज होता है। वो आप ई वेबसाइट पे भी दिल्ली पुलिस की जाके कर सकते हैं कुछ तरह के ऑफेंस। और दूसरा होता है 154 सीआरपीसी में आते हैं कॉग्निजल ऑफेंस। उसके अंदर क्या होता है कि आपने जैसे मान लो कोई कंप्लेंट लिख के अगर आप पुलिस को देते हो, 100 नंबर की कॉल करते हो, खासतौर से पुलिस को कंप्लेंट लिख के देते हो, तो वो 154 सीआरपीसी में एक इंटीमेशन होती है पुलिस को कि मेरे साथ इस तरीके से ये कॉग्निजल ऑफेंस हुआ है। और पुलिस उसके अंदर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है उस ऑफेंस को रजिस्टर करने से पहले, जो कि एक रूटीन प्रोसेस है। और अगर पुलिस उसके बाद भी काम ना करे तो आप उसी संबंधित थाने के डीसीपी, अगर दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली के अंडर में है तो, और अगर दिल्ली के बाहर है यूपी वगैरह, हरियाणा वगैरह, तो वहाँ एसपी, उसको आप वहाँ पे उसके संबंधित थाने में 154 सीआरपीसी में कंप्लेंट मानी जाती है, उसको और उसके कमिश्नर को, वहाँ के डीआईजी को कंप्लेंट भेज सकते हैं आप। उसके ऊपर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, थाने में कंप्लेंट दो तो कंप्लेंट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, और जब उसके डीसीपी को या एसपी को लिखो तो 154 सीआरपीसी उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। साथ में उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट विषय है उसमें आप ये लिखो कि आपके साथ, आपको क्या लगता है कि आपके साथ क्या अपराध हुआ है, उसको खुल के लिखो, उसके नीचे लाइनिंग करो या उसको गाढ़ा करके लिखो, अपने आईए को उसके बारे में समझाओ कि आपके साथ प्रति अपराध क्या हुआ है। और दूसरा, उसके बारे में, क्योंकि हर एक आदमी को कानून की जानकारी नहीं होती, उसको ये नहीं पता कि वो किस आईपीसी सीआरपीसी सेक्शंस के अंदर, आईपीसी के किस सेक्शंस के अंदर अपराध है, तो उसके लिए आपको पुलिस अधिकारी को खाली अपने बारे में ये बताना है कि क्या अपराध हुआ है। फिर वो उसके हिसाब से उसके अंदर सेक्शन जोड़ेगा और उसको केस को एफआईआर के अंदर रजिस्टर्ड करेगा। वहाँ का थाने का एसएचओ उसको देखेगा, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो उसको फाइनल करेगा, या आईओ जो इंक्वायरी करेगा वो बताएगा कि इसमें क्या ऑफेंस प्राइमरी स्टेज के और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर रिवील्ड हुए हैं। इसी तरीके से मान लो पुलिस भी काम नहीं करती और जब एसपी भी काम नहीं करता, तो आप संबंधित न्यायालय में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास 156 सीआरपीसी बोलते हैं ये, उसमें एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जनाब मेरे साथ ये अपराध हुए हैं और यही मैंने कंप्लेंट इसकी डीसीपी साहब को भी दी है, इनके एसपी साहब को दी, और वहाँ से भी कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, और इसके अंदर जो है आप एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन दे संबंधित थाने के एसएचओ को। तब न्यायालय ये देखेगा कि आपके साथ क्या अपराध हुआ है, और अगर कानूनी अधिवक्ता के थ्रू आपने एप्लीकेशन मूव करी है तो वो उसके अंदर उस अपराध के हिसाब से आईपीसी के सेक्शंस लिखेगा कि किन किन सेक्शनों में आपके साथ क्या अपराध हुआ है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहाँ हनन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का क्या हनन हुआ है, किन किन सेक्शनों में आपके प्रति क्या क्या अपराध हुआ है, वो वहाँ पे उसके साथ अपराध के साथ उनके सेक्शंस लिखेगा। सेक्शंस में बताएगा कि क्या क्या अपराध हुए हैं। बड़ा आसान चीज़ है कि जो अपराध हुए हैं उसके सेक्शंस लिखेगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि लंबे समय के बाद ऑनरेबल कोर्ट ये बोल लेती है कि क्या अपराध में सेक्शंस हुए हैं उससे, एडवोकेट साहब से। दूसरा कि आप उसके अंदर ये लिखें कि मैंने ये कंप्लेंट ऐसे पहले थाने में दी, इस सोर्स से दी, इस माध्यम से दी, और जब इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने इनके संबंधित एसपी डीएसपी को या इनके सीनियर्स अधिकारियों को दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, उस चीज़ को फोकस करें अपनी 156 सीआरपीसी में। तीसरा कि ये भी आप फोकस करें कि अब आपको पुलिस से, कोर्ट से मदद चाहिए। 156 सीआरपीसी में ये होता है कि कोर्ट से जो डायरेक्शन मांगी जाती है कि हमें एफआईआर के अंदर कोर्ट की मदद चाहिए कि पुलिस के द्वारा हमें क्या काम करवाना है, क्या काम हम करवा सकते हैं पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में। जैसे कोई सीडीआर जीपीएस आपको किसी मोबाइल की निकलवानी हो, कोई कॉल डिटेल देखनी हो, कोई लोकेशन देखनी हो, कोई सीसीटीवी फुटेज, तो ये 91 सीआरपीसी के अंदर ये फुटेज और सीआरपीसी या कोई भी चीज़ें इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट, वो उसकी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाएगा आपका एडवोकेट, और कोर्ट को बता सकते हैं आप। तो दूसरा उसके अंदर ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट को कि इसके अंदर मेरे को ये पब्लिक विटनेसेस, ये थाने के अंदर लोग मौजूद थे या क्राइम सीन पे ये लोग मौजूद थे, इनकी मुझे आइडेंटिफिकेशन और ये है। और अगर मान लो कोई लूटपाट हुई है या कोई भी इस तरह की चीज़ हुई है, कोई चीज़ चोरी गई है या किसी ने कोई लूटपाट करी है, अपहरण किया है, डकैती की है, कोई आपकी चीज़ डैमेज करी है, तो उस चीज़ के लिए भी आप कोई रिकवरी अगर बाकी है
जैसे कोई किस्सा हुआ कि पुलिस आया या कोई अपराधी आया, उसने कोई चैन छीन ली, मोबाइल छीन लिया, स्कूटर गाड़ी छीन ली, आपके घर में चोरी कर ली, डकैती डाल दी, तो जो स्टोलन जो भी आइटम है उसकी रिकवरी के लिए आपको पुलिस की मदद चाहिए, एफआईआर करवानी पड़ेगी। इसके लिए आप कोर्ट को बता सकते हो, उनको ये कह सकते हो कि सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो वो एफआईआर के लिए डायरेक्शन वहाँ से हो सकती है। और उनको ये बता सकते हो कि हमारे को स्मॉल की सीनियर, मतलब कोर्ट को ये चीज बतानी पड़ेगी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए। और दूसरा, मान लो अगर किसी केस में मान लो 100 पब्लिक विटनेस हैं, तो अगर कोर्ट के अंदर अगर पब्लिक विटनेस की अगर बयान कराओगे, क्रॉस करोगे, तो 100 साल लग जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर आप कोर्ट के अंदर ये बात रख सकते हैं कि पुलिस को डायरेक्शन पास कर दी जाए कि एक टाइम बाउंड पीरियड के अंदर इसके अंदर से जो है ये 100 लोगों के, 80 लोगों के, ये 70 लोगों के ये बयान करके कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें। उनको ये कह सकते हैं कि अटेस्टेड एफिडेविट इनके बयान लिए जाएं ताकि कोर्ट का टाइम बच सके और फर्दर इनके खिलाफ झूठी या उस कार्रवाई हो सके इस बारे के अंदर। तो कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कोर्ट की मदद क्यों चाहिए और कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन क्यों दे और क्या डायरेक्शन पुलिस कोर्ट को दे जिसके लिए एफआईआर की जरूरत है। ये चीज़ें अगर हम कोर्ट को बता सकते हैं तो बहुत ही जल्दी मैं समझता हूँ कि आपको 156 दिन डिसाइड होगी। इसके अंदर बहुत सारी जजमेंट हैं, जैसे ललिता कुमारी यूपी एंड अदर्स, साकरी वासु की, अजय नाथ चौबे की, अभी 2020 की जजमेंट है। मैं इन डिटेल में आपका ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी जजमेंटों के नाम आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और क्योंकि ये देखना आता है कि एक चीज़ और भी देखना है, हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां और राजनेता भी हैं वो भी इसके जिम्मेवार हैं, पुलिस अधिकारी भी जिम्मेवार है, जनता भी जिम्मेवार है कि पुलिस ये केस एफआईआर दर्ज नहीं करती। ज़्यादातर 154 का 154 सीआरपीसी का वॉयलेशन करती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वॉयलेशन करती है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्योंकि जब उनके सामने ये बात आ जाती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तब भी वो उसको अपने निजी स्वार्थ के हेतु उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। वो भी एक अपराध है। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक थाने के अंदर जितनी कंप्लेंट आ रही हैं, अगर वो उन सभी कंप्लेंट्स के ऊपर इंक्वायरी करेंगे तो कहेंगे हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, हमारे पे इतना फंड नहीं है, हमारे पे इतना स्टाफ नहीं है। दूसरा, उनके पास क्या होता है कि अगर एक थाने के अंदर मान लो 10 एफआईआर हो रही है, महीने की 100 एफआईआर हो रही है, तो अगर सारी केसों में एफआईआर करने लगे वो, तो उसके अंदर उसका डाटा कम से कम 10 गुना तक बढ़ जाएगा। और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, न्यायालय में बोझ पड़ेगा। जहां आज एक एमएम की कोर्ट के अंदर 4-4, 5-5 हजार केस हैं, 6 से 8-8 महीने की डेट लग रही है, 15-16 साल, 10 साल से लेके 20 साल तक एक एमएम की कोर्ट में केस के लग जाते हैं। उसके बाद सेशन अपील तो 30-35 साल तक केस खिंच जाता है। तो अगर सारे केस दर्ज होने लगे तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि कितनी भयंकर हो जाएगा। क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है और ऐसी स्थिति के अंदर जहां थाने में लोड पड़ेगा वहीं न्यायालयों में लोड पड़ेगा और सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि 2 साल के अंदर एक डेट लगेगी, काम ही कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहीं कहीं ना कहीं सब चीज़ों को बात अगर आप देखो तो पब्लिक और नेता सब जिम्मेवार हैं। क्योंकि पब्लिक शोर मचाती है, अपोजिशन के अंदर जो पार्टी है वो शोर मचाती है कि इस पुलिस अधिकारी के, इस कमिश्नर के, इस एसपी के आने से इस क्षेत्र में क्राइम रेट बढ़ गया। जबकि हो क्या रहा है, क्राइम चल रहा है लेकिन क्राइम की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्राइम थाने में रजिस्टर्ड नहीं होता। जब रजिस्टर्ड नहीं होता तो उससे जनता प्रभावित होती है। और अगर पुलिस रजिस्टर्ड करती है तो ये कहते हैं कि क्राइम रेट बढ़ गया। क्योंकि जब अपराध दर्ज होगा तो उसके आंकड़े जाएंगे सब जगह, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाएगा, अखबारों में आएगा, तो जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उस पर दबाव पड़ता है, उसका तबादला हो सकता है और उसका निजी स्वार्थ और हिडन एजेंडा होता है थाने में बने रहने का, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है और उसको वहां से हटना पड़ सकता है। ये भी एक मुख्य कारण है कि जो केस पुलिस दर्ज नहीं करती। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि न्यायालयों में बोझ बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। अभी हालत सिचुएशन 3 से 4 गुना केस प्रति न्यायालय के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। एमएम कोर्ट्स की बढ़नी चाहिए, कम से कम 5 गुना 6 गुना इंक्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके इस पे लगाम लग सकती है। कोई टारगेट्स हो, कोई प्रतिक्रिया हो। दूसरा कि अब धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बहुत लंबा समय लग रहा है, ये प्रक्रिया जो है बहुत स्लो चल रही है। उसके बाद जनता भी जिम्मेवार होती है कि जब केस इस तरह से पड़ते हैं तो वो भी इस चीज़ को रिएक्ट करती है और सरकारों को बदल देती है। वो कहते हैं कि पिछली सरकार के टाइम में तो क्राइम रेट 10% था और अब इस वाली सरकार के आने में 90% हो गया। तो अगर क्राइम रजिस्टर्ड करती है तो सरकार फंसती है, पुलिस फंसती है, क्राइम रजिस्टर्ड नहीं करती तो जनता फंसती है। अल्टीमेट हर तरीके से जनता के नुकसान होता है। जनता को ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि जनता के अंदर बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो इलिटरेट, अनएजुकेटेड होता है। तो वो जो बात देखते हैं, इधर उधर सुनते हैं, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हैं बगैर सच्चाई और डीप में जाने के लिए।
इसीलिए आज मैंने ये वीडियो डाली है, ताकि हमारा दिल्ली का नागरिक जागरूक हो सके, यंगर एडवोकेट जागरूक हो सके, और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी जागरूक हो सके। समाज का हर वर्ग, मैं कहता हूँ कि 10 साल से बच्चे से लेकर और जो जितना जीवित है, हर वर्ग इसके अंदर जागृत हो, इस वीडियो को सुने, इन सेक्शंस का प्रयोग करे। मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938। इसके अंदर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, कोई भी आदमी चाहे तो हमें फिर 12-13 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जब केस को फाइल करें, अपने उसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एडवोकेट साहब को बता सकते हैं और पुलिस अधिकारी को बता सकते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ेगा, जब उससे आप इस तरीके से बात करेंगे तो उसको लगेगा कि आपको कानून का ज्ञान है। और पुलिस में और कोर्ट में अक्सर कानून के ज्ञान की लड़ाई होती है। तो ये आपको जल्दी और शीघ्र आपको इंसाफ दिलवाने में मदद करेगा। और फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानते हैं कि मैं ये शब्दावली और ये जो वीडियो बनाता रहता हूँ। साथियों, आज मेरी लगभग 2900 के लगभग वीडियो हो चुकी है। मैं ये सब इसलिए करता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर करता हूँ कि आम आदमी एम्पावर हो, कानून के प्रति उसका ज्ञान बढ़े। हमारे देश के अंदर ये कानून की व्यवस्था आने वाले समय में जरूर आएगी कि हम प्रयास करते रहें कि कम से कम 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को अगर आप कानून की शिक्षा देना शुरू कर देंगे थोड़ी थोड़ी, तो जब तक वो बड़ा होगा तो अपने और अपने साथ परिवार को, अपने गांव को, कस्बे को, गली को इंसाफ दिला सकेगा, उनको जागृत कर सकेगा। तो इस तरीके से कोर्ट का, पुलिस का, कोर्ट का सबका भार कम होगा, जनता जागृत हो जाएगी, कानून समझ जाएगी, और इसी से देश के अंदर होने वाले घोटालों में कमी आएगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और क्राइम रेट्स में कमी आएगी। उसको पता चलेगा कि वो छोटे से छोटे अपराध जब करते हैं तो कितने बड़ी गंभीर समस्या फंस जाते हैं। तो ये सब की जानकारी आने से एक भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त देश का और राष्ट्र का निर्माण होगा और सभी को इसका फायदा होगा, कल्याण होगा। इसी से विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।